नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सारे दर्शकों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज के एपिसोड में हम वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि समकालिक चुनाव की परामर्श प्रक्रिया क्या थी इसके ऊपर बात करेंगे। पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 6 और 7 में समिति का गठन और उनकी कितनी बैठकें हुई इसके बारे में विस्तार से हमने बातचीत करी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि परामर्श प्रक्रिया काफ़ी बड़ी और काफ़ी व्यापक थी, तो इसको मैंने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया है। जो इसे विस्तार से समझना चाहते हैं वो 1x स्पीड में देखें, और जो केवल जानकारी लेना चाहते हैं वो इसे 1.5x स्पीड पे भी चला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। समकालिक चुनाव यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जो विख्यात है, लागू करने का दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होगा। यह तथ्य और इसके संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय समिति ने इस बारे में व्यापक परामर्श करना जरूरी समझा। इसके लिए सभी पत्रकारों से सुझाव आमंत्रित किए गए और व्यक्तिगत बातचीत की गई। उच्च स्तरीय समिति ने 23 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी पहली बैठक से इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। उन सभी प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श जिनके लोकसभा में कम से कम एक सदस्य हो, यानी एक सदस्य वाला भी अगर एमपी है और वो पार्टी है तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। भारत के विधि आयोग के साथ परामर्श करना। नागरिक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र होते हैं, इसलिए समिति ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उनके सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया। भारत के प्रतिष्ठित पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और शीर्ष व्यापारिक संगठनों जैसे विशेषज्ञों से भी संपर्क किया गया। समिति का दृढ़ विचार था कि इस तरह के परामर्श न केवल संबंधित मुद्दों की विविध प्रकृति को स्पष्ट करेंगे, बल्कि राजनीतिक दल, विशेषज्ञ, नागरिक और अन्य पक्षकारों को समिति के समक्ष अपने सुझाव, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं रखने का भी अवसर देंगे। समिति ने यह भी जरूरी समझा कि सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप इसकी अनुशंसाएं सहभागी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से रखी जाए, जिससे सभी संबंधित पक्षों को पर्याप्त अवसर मिले। परामर्श प्रक्रिया में न केवल लिखित प्रतिक्रियाएं शामिल हो गई, बल्कि व्यक्तियों और प्रमुख पक्षकारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी शामिल की गई। इसके लिए निम्नलिखित समूहों से उनकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई। राजनीतिक दलों के साथ परामर्श का काम 18 अक्टूबर 2023 को 46 राष्ट्रीय राज्य स्तर के और अन्य राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर शुरू हुआ, जिनके लोकसभा में कम से कम एक सदस्य। राजनीतिक दलों से समकालिक चुनाव कराने के तौर तरीकों पर अपने सुझाव, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं भेजने का अनुरोध किया गया। कुछ राजनीतिक दलों ने 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस के बाद अपने भी विचार भेजे थे। नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए समिति ने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 16 भाषाओं में 105 समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का निर्णय लिया। सार्वजनिक सूचना में समिति की वेबसाइट, उसके आधिकारिक ईमेल और डाक के माध्यम से समकालिक चुनाव के तौर तरीके के संबंध में सुझाव, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। विशेषज्ञ और अन्य हितधारक, विषय से संबंधित विशेषज्ञों से, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और शीर्ष व्यापारिक संगठनों से भी सुझाव मांगे गए और विचार विमर्श किया गया था। राजनीतिक दलों के साथ बातचीत का भी थोड़ा ब्यौरा देते हैं। समकालिक चुनाव के प्रस्ताव पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने से मिले जो सुझाव और प्रतिक्रियाओं का निष्कर्ष निम्नलिखित तालिका यानी टेबल में दिया गया है। 47 राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें 32 इस प्रस्ताव से सहमत थे। गौर करिए, 47 में से 32 लोग इस प्रस्ताव से सहमत थे और 15 ने साथ साथ चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त करी। 15 राजनीतिक दलों ने बार बार के अनुरोध के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि आप असहमत क्यों हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कुल प्रतिक्रियाएं 62
प्रतिक्रिया 47, हाँ 32, ना 15 और व्यक्तिगत बातचीत 18। लोकसभा में कम से कम एक प्रतिनिधित्व रखने वाले 46 राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी। यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसलिए कोई भी ऐसा मत ना समझे कि आम आदमी पार्टी को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो कि बाकी के बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इनसे काफ़ी बड़ी है। तो 18 जनवरी 24 को विरोध में आम आदमी ने अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई और उनके एक्चुअल विरोध का लिखित प्रतिक्रिया मिलने का तारीख था 8 फरवरी 2024। बहुजन समाज पार्टी विरोध में, लेकिन कोई प्रतिक्रिया लिखित में नहीं। भारतीय जनता पार्टी 20 फरवरी पक्ष में, उसी दिन उन्होंने लिखित रूप से दे दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 7 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध में 17 जनवरी, नेशनल पीपल्स पार्टी 28 जनवरी पक्ष में। राज्य स्तर की पार्टियां ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 18 दिसंबर 2023 विरोध में। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 11 जनवरी 2024 विरोध में। लिखित प्रतिक्रिया 6 फरवरी को मिली। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कजागम AIADMK 13 जनवरी को इन्होंने पक्ष में लिखा। लिखित मिलने की तारीख लिखित में कोई उन्होंने भेजा नहीं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM, जिनको काफ़ी लोग असदुद्दीन ओवैसी जी के नाम से जानते, पार्टी का नाम भले ही ना पता हो, उन्होंने विरोध दर्शाया 15 जनवरी को। 14 फरवरी को लिखित में मिला। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 30 जनवरी पक्ष में। अपना दल सोनेलाल 22 जनवरी पक्ष में। असम गणेश परिषद 28 जनवरी 2024 पक्ष में। बीजू जनता दल 24 जनवरी 2024 पक्ष में। भारतीय राष्ट्र समिति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 10 जनवरी को विरोध में, 7 फरवरी को लिखित प्राप्त हुआ। DMK 16 जनवरी 24 विरोध में, 10 फरवरी 24 को प्रतिक्रिया मिली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कोई प्रतिक्रिया नहीं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, गौर करिए ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जनता दल सेक्युलर JDS, इनकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जनता दल यूनाइटेड 17 फरवरी 2024 पक्ष में। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं। केरल कांग्रेस M कोई प्रतिक्रिया नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की 15 जनवरी पक्ष में। मिजो नेशनल फ्रंट 21 फरवरी पक्ष में। नागा पीपुल्स फ्रंट NPF 12 जनवरी विरोध में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP कोई प्रतिक्रिया नहीं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 22 जनवरी पक्ष में। राष्ट्रीय जनता दल RJD कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की 11 जनवरी 2024 विरोध में, 6 फरवरी को लिखित। शिवसेना 24 जनवरी पक्ष में, लिखित प्रतिक्रिया 1 फरवरी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 18 नवंबर 2023 पक्ष में। शिरोमणि अकाली दल 15 जनवरी पक्ष में। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट कोई प्रतिक्रिया नहीं। TDP तेलुगु देशम पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 27 जनवरी पक्ष में। युवजन श्रमिका रायतु यानी कि YSR कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं। अन्य पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां विरोध में, पक्ष में, ये सारे मैं अभी क्विकली स्क्रॉल कर देता हूँ। RPI आठवले ग्रुप 8 फरवरी पक्ष में। तमिल मनीला कांग्रेस 8 जनवरी पक्ष में। लोकसभा में कम से कम एक प्रतिनिधित्व रखने वाली 46 राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं। आखिरी में विद्युतलई चिरुथईगल काची विरोध में। 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना पर अतिरिक्त राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस प्रकार से आई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिन 8 जनवरी विरोध। राष्ट्रीय लोक जनता दल पक्ष में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विरोध।
संयुक्त किसान विकास पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पक्ष में, भारतीय मक्कल कालवी मुनेत्र कजागम पक्ष में, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जन सुराज्य शक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, निषाद पार्टी, उठिया निधि कांची, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट, ये सारे पक्ष में, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी पक्ष में। अभी राष्ट्रीय पार्टियों के हर पार्टी ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया दी, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने 18 जनवरी 2024 को अपने पत्र में और 18 फरवरी 2024 को उच्च स्तरीय समिति के साथ व्यक्तिगत बातचीत में एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध करते हुए कहा कि साथ साथ चुनाव का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने से लोकतंत्र, संविधान की मूल संरचना और देश की संघीय राजनीति कमजोर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इसने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव सरकार के राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली शासन प्रणाली को संस्थागत बना देगी, जिसे अविश्वास मत से हटाया नहीं जा सकता। आप फोटो में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य रामनाथ कोविंद जी को ज्ञापन सौंपते हुए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 17 जनवरी 2024 को लिखे एक पत्र में एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध किया और तर्क दिया कि साथ साथ चुनाव प्रणाली लागू करने से संविधान की मूल संरचना में काफ़ी बदलाव हो जाएंगे। पार्टी ने कहा कि यह संघवादी की गारंटी के विरुद्ध होगा और संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। पार्टी ने यह भी कहा कि चुनाव कराने की लागत बहुत अधिक हो जाने का तर्क भी निराधार लगता है और पार्टी का मानना था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लागत के रूप में इस खर्च के लिए सहमत होंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का विचार था कि उस देश में साथ साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है जिसने सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई है। उच्च स्तरीय समिति ने पार्टी से व्यक्तिगत बातचीत का अनुरोध किया, हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी ने 14 दिसंबर 2023 को अपने पत्र में साथ साथ चुनाव कराने पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया और सुझाव दिया कि उच्च स्तरीय समिति को इसके लिए एक कार्यकारी रूपरेखा प्रदान करनी होगी। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट रूप से साथ साथ चुनावों का विरोध नहीं किया, लेकिन देश की बड़ी क्षेत्रीय सीमा और जनसंख्या के बारे में चिंता सामने रखी, जो कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। पार्टी ने बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू करने से पहले मौजूदा चुनावी प्रणाली को मजबूत करने, कुशल बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पार्टी का मानना था कि मौजूदा चुनौतियों का वास्तविक समाधान संविधान और लोगों की इच्छा के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और कानून के शासन को बढ़ावा देने में निहित है। उच्च स्तरीय समिति ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए अनुरोध किया, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 20 फरवरी 2024 को अपने पत्र में और समिति के साथ व्यक्तिगत बातचीत में समकालिक चुनावों की अवधारणा का समर्थन किया और इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रणाली ने 1952 से 1967 के बीच निर्बाध रूप से काम किया था। पार्टी ने निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई द्वारा बाद में की गई अनुशंसाओं और अन्य रिपोर्टों का भी उल्लेख किया। पार्टी द्वारा उठाई गई प्राथमिक चिंताओं में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण 5 वर्ष में 800 दिनों तक विकास कार्यों और शासन दक्षता पर प्रतिकूल असर पड़ना शामिल है। पार्टी ने विशेष रूप से बार बार चुनावों से पड़ने वाले आर्थिक बोझ का उल्लेख किया, जिसमें राज्यों को 5 वर्ष में 3 या 4 बार आदर्श आचार संहिता की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है और सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा के मूल कर्तव्य से होना पड़ता है। भाजपा ने सरकार के 3 स्तरों के लिए एक मतदाता पहचान पत्र के साथ एकीकृत चुनावी प्रणाली इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिस्टम का प्रस्ताव रखा। इस बात पर जोर दिया गया कि सभी निकायों के लिए एक साथ चुनाव आर्थिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक कारणों से राष्ट्र के हित में है।
अपने विचारों का समर्थन करते हुए पार्टी ने महाराष्ट्र से एक उदाहरण दिया जहां की वर्ष विशेष में आदर्श आचार संहिता के कारण 307 दिन के कामकाज का असर पड़ा था। तो जैसा आप देख रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष एचएलसी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 7 दिसंबर 2023 को लिखे अपने पत्र में उस तरीके पर आपत्ति की जिससे साथ साथ चुनाव की अवधारणा को थोपा जा रहा है। पार्टी ने कहा कि साथ साथ चुनाव कराने की अवधारणा मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है और संविधान में निर्धारित संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ों पर प्रहार करती है। पार्टी के सदस्य 6 फरवरी 2024 को उच्च स्तरीय समिति के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए भी आए थे। एचएलसी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ सीपीआईएम के सदस्य आप इस फोटो में देख सकते हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने 28 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ चुनाव कराने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। एनपीपी ने समिति से पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों के लिए एक अलग परामर्श बैठक आयोजित करने का आग्रह किया। राज्य स्तरीय पार्टियां, इस एपिसोड में हम यहाँ पे रुकते हैं। अगले एपिसोड में राज्य स्तरीय पार्टियों ने क्या क्या अपने सुझाव रखे विरोध में या पक्ष में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी करिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।